हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, लेवल 2 के बाद में लेवल फर्स्ट का पेपर भी आपके सामने है। और मनोविज्ञान का तो यूँ कहे कि एक तरीके से मजाक सी हो गई है इसमें, क्योंकि जिस तरह लोगों ने, सभी विद्यार्थियों ने लगभग 3 साल 2.5 साल मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, सभी क्वेश्चन ही लगभग ईजी थे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। अपने जो जितने भी नंबर आए आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बांडुरा का तो क्वेश्चन हर बार आएगा इस बार दोनों पेपर में, क्योंकि अभी बांडुरा जो है कुछ दिनों पहले ही क्या है एक्सपायर हो गए थे। तो वो बात कहीं ना कहीं सही भी हो गई है। तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है, तो इसमें सही हो जाएगा क्या है। मेरे हिसाब से इनको सभी ऑप्शन बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूँ। तो पहला इसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारकों प्रस्तावित किए हैं। तो रेमंड कैटल का जो बात करें इसमें, तो उसमें 16 पीएफ जो है इसमें लेवल 2 में क्वेश्चन आया था। और इसमें जो हो जाता है, इसमें 16 कारकों की इन्होंने बात की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इसमें मास्लो का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि शारीरिक आवश्यकताएं भी है, ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी है, स्नेह व संबद्धता का आवश्यकता भी है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है क्वेश्चन नंबर 3 में बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक व्यक्ति में एक समय दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे दो विपरीत जो स्थितियां हैं, तो वैसी स्थिति में आपके सामने इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। चाहे दो सकारात्मक स्थितियां हो, चाहे दो विपरीत स्थितियां, दोनों स्थितियों में क्या है, द्वंद्व की स्थिति होती है। और कुंठा कब होता है, आप सबको पता है कि जब इच्छा में कोई बाधा उत्पन्न आ जाती है तो कुंठा होता है। और अपन कह सकते हैं दबाव, ठीक है। सुनियोजित रूप से कार्य नहीं करने की स्थिति में चिंता और सफलता और असफलता के बारे में सोचना, वो दबाव का कारण बनता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। तो स्टीफन कोरे ने जो क्रियात्मक अनुसंधान दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त होता है। तो उपचारात्मक, सबसे पहली बात है, इसमें सुधार करने के उद्देश्य से। तो सुधार उनका होगा जिसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो इसमें तेजी से सीखने वाला ये भी नहीं होगा, ये भी प्रतिभाशाली भी नहीं, रचनात्मक रूप से सीखने वाला भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो अपन देखते हैं इसमें, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, ये भी यहाँ पे खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर है। तो यहाँ शिक्षण विधियों की बात हो रही है, तो इसमें ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो रहा है, देखते हैं बाकी फाइनल आंसर की बोर्ड द्वारा क्या होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर देखना है अपन को, आपके सामने ऑप्शन है कोठारी, ये भी नहीं है, मल्होत्रा भी नहीं है, और राम मूर्ति भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है 21 सूत्रीय यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। तो इसका सही आंसर होता है, एकदम इजी है, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की और प्रश्न आए एकदम सरल। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा दैहिक प्रेरक या अभिप्रेरक नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो भूख है ये भी है, नींद भी है, प्यास भी है, लेकिन यहाँ पे उपलब्धि जो है वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ पे
शिक्षण अधिगम प्रश्न की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान किस पर निर्भर करता है? तो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है अध्यापन शैली पर। शिक्षण भी इस पर निर्भर करता है और बालक भी इस शैली पर जो सीखने पर बालक का जो है सीखना वो अध्यापक की शैली पर प्रभावित होता है। तो दोनों ही रूप से शिक्षण अधिगम की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 11 में ए। क्वेश्चन नंबर 12 RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो प्राथमिक की बात की जा रही है तो यहाँ पे 30:1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में डी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। ठीक है, तो मध्यावधि जो उदाहरण है अपन बात करते हैं इसमें मध्यावधि के समय जो परीक्षा हो जाती है वो किसका उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव अपन कह सकते हैं, ताकि वो सुधारात्मक है, सबसे बढ़िया रचनात्मक सुधारात्मक। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा रोग वंशानुगत है? वंशानुगत की तो बात की जा रही है तो देखिए ADHD एक मनोवैज्ञानिक बार है, पार्किंसन ये भी नहीं होगा, HIV ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वंशानुगत अपन कह सकते हैं ये है, मानसिक मंदता से संबंधित है। तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया तो ये वंशानुगत रोग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने देखिए, एक तो होते हैं शाब्दिक परीक्षण और एक होते हैं अशाब्दिक परीक्षण और एक होते हैं निष्पादन परीक्षण। तो यहाँ पे आपको निष्पादन परीक्षण की बात की गई है, तो ये तो वेस्लर वैल्यू परीक्षण है। ठीक है, अशाब्दिक में रोरसा ये भी आ गया इसमें नहीं, और बुद्धि का परीक्षण रोरसा परीक्षण कौन सा, हाँ यहाँ पर पूछा गया कौन सा निष्पादन परीक्षण है, रेवेन प्रोग्रेसिव परीक्षण ये भी अशाब्दिक के अंतर्गत है। लेकिन जो भाटिया जो परीक्षण है, भाटिया बैटरी निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो देखिए आपको यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होता है, लगभग ये एक ही सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर से? आपके सामने ऑप्शन है सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत और समान प्रतिरूप का सिद्धांत। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा अपन को। मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ठीक है, यह कहते हैं विकास का, तो ये एक समान प्रतिरूपण का सिद्धांत है। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यहाँ पे विकास का समान प्रतिरूप सिद्धांत, ये यही कहता है इसमें कि विकास का क्रम जो है मनुष्य में है वो समान रूप से चलता है। विकास का क्रम जो है यहाँ पे समान प्रतिरूप। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 16 इसमें सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है औपचारिक, या अपन कह सकते हैं इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, और अपन कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 में बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, आनुवंशिकी के जनक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है सिगमंड फ्राइड की है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखो कितना कैसा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में सी, 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आपको जैविक कारक नहीं है। ठीक है, कितना ही पेपर भले ही ईजी हो लेकिन निश्चित रूप से 3-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं कई स्टूडेंट के, और यही मेरिट में निर्धारण करते हैं या ये महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। तो जैविक कारकों की बात की गई, कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए आनुवंशिक भी आ जाता है। ठीक है, शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भी इसके अंदर जन्मजात स्वभाव है,
वो भी इसके अंतर्गत आ जाए। अब अभिभावक बालक का जो संबंध है वो जैविक के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में सी। क्वेश्चन नंबर 22 है डाउन संलक्षण का कारण है। तो कई स्टूडेंट्स में जरूर कन्फ्यूजन हुई है, जरूर कन्फ्यूज हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ट्रिजोमी 21, है ना, त्रिगुणसूत्रता 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने विश्वसनीयता की अवधारणा से, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो विश्वसनीयता की जो बात की जाती है, ठीक है, विश्वसनीयता की बात की जाती है प्राप्त अंकों की बारंबारता से, न कि गणना की समरूपता से। गणना की समरूपता की बात आती है तो वो वहाँ पे वस्तुनिष्ठता हो जाता है। तो यहाँ पे विश्वसनीयता की अवधारणा की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपणीय या प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। प्रक्षेपी विधि से संबंधित लेवल 2 में भी अच्छा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे जो वहाँ पे वस्तुनिष्ठ होगा उसका आंसर क्वेश्चन नंबर जो वहाँ पे लेवल 2 में जो क्वेश्चन आया था। तो प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्रक्षेपी के अंतर्गत ये भी आता है TAT, ड्रा ए मेन टेस्ट, ये भी आता है। ठीक है, SCT भी आती है। तो कौन सा नहीं हुआ, यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24 में डी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देखो कितने गजब प्रश्न आए। ए अर्वर्ड बहुबुद्धि का, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में ए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका शिक्षण गणित सिखाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका देखिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा कक्षा दिगम कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बालक के चिंतन का गणितीकरण। इसका ये होगा बालक के चिंतन का गणितीकरण। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में होता है सी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, पारितोषिक व दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत पे आधारित है। तो इसका आपको देखना है कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 27 में बी, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पुनर्बलन वाला सिद्धांत है। ठीक है, तो ये पुनर्बलन दंड के माध्यम से सीखना इस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अपन कह सकते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था की जो अवस्था अपन उसको कभी भी तर्क और तर्कना की अपन कह सकते हैं, तार्किक अवस्था नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण कल्पना भी उसकी एक प्रक्रिया, प्रतिबिंबन भी एक प्रक्रिया है। लेकिन बाल्यावस्था जो अपन कह सकते हैं ये तार्किक अवस्था नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में डी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट बात करता हूँ, उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि निष्पत्ति कह सकते हैं। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को अप्लाइड करके उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत चाहे वो बुद्धि हो, रचनात्मकता, व्यक्तित्व, सभी की बात हो जाती है। और अंतिम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है किशोरावस्था। इसलिए निर्देशन एवं परामर्श की जो आवश्यकता होती है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था। तो अपने जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।